channel. Let's start the topic, that is Indus Valley civilization. And कल जो मैम बोल रहे थे बार बार कालीबंगा वाली, बेंगल्स वाली वो ब्रॉन्ज एज स्टैच्यू कौन सी है? ये है, ये ब्रॉन्ज है। ये म्यूजियम में रखी हुई है, दिल्ली म्यूजियम में एज इट इज। और ये यूनिकॉर्न है। देखिए इसमें एक हॉर्न ही है, इसके एक सींग है। अच्छा, कुबड़ नहीं है। बैल में जनरली क्या होती है, जो हम्प होती है ना, वो नहीं है यहाँ पर। ठीक है, स्ट्रक्चर घोड़े और बैल का मिक्सचर है। तो विचित्र पशु था ये, इसको क्या बोला जाता था? यूनिकॉर्न। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में इसको बहुत विचित्र माना जाता था। अजीबोगरीब पशु है, उसकी क्या की जाती थी? पूजा। ये वो सेल खड़ी से बनी हुई मुहर मिली, जिसपे इस तरह की कुछ लिपि लिखी हुई है, जो आप पढ़कर बता दो। एक सन मारा मछली। वो प्रोटो हिस्ट्री इसीलिए इसको रखा हुआ है। ये वो प्रोटो शिवा है, पशुपति देवता, जो कल बात की थी। सींगों वाला क्या पहने हुए हैं? मुकुट, क्राउन। एंड किस आसन में है? योगासन, योगी की मुद्रा में बैठे हुए हैं। ये एक एनिमल, ये दूसरा एनिमल, ये तीसरा एनिमल, ये चौथा एनिमल, और जिसकी खाल है नीचे जिस पर बैठे हैं वो भी एनिमल। और ये वो ब्रॉन्ज एज डांसिंग गर्ल, फुल एक हैंड, हाथ में तो बैंगल्स भरे हुए हैं यहाँ तक फुल। ठीक है, ये एग्जैक्ट फोटोग्राफ है जो म्यूजियम में रखे हुए हैं, सेम। और वो जो फोटोग्राफ था कालीबंगा का नहीं था, वो भी उसका ही था अपना। मैंने उसको कंफर्म कर लिया, मोहनजोदाड़ो का था। कहाँ थे हम कल? हमने कुछ स्थान, जो प्लेसेस थे, ये कर लिए थे हमने। कुछ एक प्लेसेस हमने कर लिए थे। हम कालीबंगा से स्टार्ट करना था, जहाँ तक मुझे पता है। नहीं, आमरी हो गया था। हाँ। कालीबंगा से स्टार्ट करना था। हाँ। ठीक है, अब कालीबंगा का जो एग्जैक्ट फोटो अगर आप देखना चाहते हो तो बरियल प्रोसेस ये था। ये है कालीबंगा। इस तरह का एविडेंस मिला है। इस तरह दफनाते थे। साथ में क्या दफनाया हुआ है? मिट्टी के बर्तन, दैट मीन्स पॉटरी। और ये शव, स्केलेटन इस तरह से मिलता है। वहां एक और फोटो है जिसमें डायरेक्शन ये है, और यहाँ इस फोटो में डायरेक्शन इस तरह से किया हुआ है। और ये तो इतना अच्छा फोटो नहीं है। अच्छा फोटो देखना है, हटा दो उसको। ये अच्छा सा फोटो जिसमें डिजाइन दिखेगी, जो फर्श है ना उस पे। और इस तरह से तहखाने होते थे, अंडरग्राउंड कहते हैं ना, अंडरग्राउंड जिसको हम तहखाना। कालीबंगा दो तीन, मैंने बताया था, 2-3 हड़प्पन को फेज को रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट प्री हड़प्पन यानी प्राक हड़प्पा सभ्यता को भी बताता है, मध्य हड़प्पा सभ्यता को बताता है, और उत्तर हड़प्पा यानी उसके बाद की हड़प्पा सभ्यताओं को भी दर्शाता है। कालीबंगा की खोज किसके द्वारा की गई? एक्सकेवेटेड बाय अमलानंद घोष, बीबी लाल और थापर साहब बाद में जुड़ते हैं। थापर साहब, बीके थापर भी इसमें बाद में जुड़ते हैं। और कुछ लोग इसको ट्रिक से याद करते हैं कि थप्पड़ पड़ते ही गाल लाल। और मैंने उसको बनाया हुआ है, बताया था मैंने आपको ट्रिक याद करने की। अमलानंद घोष अमल बहुत खाके आते थे, घर पे आते ही उनकी बीबी गुस्से से क्या हो जाती थी? लाल। तो याद करने के तरीके है, ट्रिक बना बना। एक्चुअली क्या होता है, देखो एक मैं 2 मिनट का आपका टाइम लूंगा। उसमें प्रवचन, सिंपल सी बात ये, एमसीक्यूज की जो पैटर्न के जो पेपर्स आते हैं ना, जनरली इसको बात को समझना आप बहुत अच्छी तरह से। 2 मिनट का ही बात है ये। पढ़ना एक बहुत अलग बात होती है, बहुत अच्छी तरह से समझना इस बात को। आप जो अपन जो पूरी 6 महीने तक पढ़ते हैं या 4 महीने तक पढ़ते हैं, हम 120 डेज पूरा पढ़ते हैं। पढ़ना पूरा एक अलग इसका क्राइटेरिया है। हम स्कूल में भी तो पढ़ते थे और फिर क्वेश्चन अटेंड कर लेते थे, पर वहाँ क्वेश्चन टोटल एमसीक्यू नहीं होते थे, वहाँ रिटर्न होते थे। यहाँ क्या है, टोटल आपके एमसीक्यू बहुत चयनात्मक पर क्वेश्चन है, एबीसीडी वाले हैं। अब उसमें मैच कोड सब आ जाते हैं, लेकिन होते एबीसीडी, आपके सामने आंसर होता है। तो चेंज क्या करना है आपको इसमें, किस स्टडी से आपको किस और मूव करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें 2-3 चीजें हैं
कुछ लोग बहुत कम पढ़ के एमसीक्यू पैटर्न में इतना आदी हो चुके होते हैं कि वो कहते हैं 1.5 महीना पढ़ेंगे पास हो जाएंगे, देख लेना। 1.5 महीने पढ़ेंगे और क्लियर कर लेंगे। कैसे? क्यों? क्योंकि वो पढ़ाई को इस तरह से करते हैं कि एमसीक्यू पैटर्न के लिए वो क्या मानी जाती है, तो कहते हैं ना रामबाण है, परफेक्ट मानी जाती है। इसका मतलब ये है कि एमसीक्यू क्वेश्चंस की पढ़ाई करने के लिए, मैं अगर मेरे सब्जेक्ट जीके की बात कर रहा हूं, आपको बहुत सारा पढ़ना होता है, बहुत सारे फैक्ट्स आते हैं, डेटा भी होते हैं, जानकारियां भी होती है, कुछ करंट अफेयर्स भी होते हैं, नई जानकारियां भी होती है, वो सब आपके दिमाग में घुसती जाती, हटती जाती, घुसती जाती, हटती जाती। अब एग्जाम वाले दिन क्या आप उसको एक साथ रिवाइज कर सकते हो? क्या नहीं कर सकते। और रिवीजन इज मस्ट, नहीं तो कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना, एमसीक्यू वाले पैटर्न में आपको क्या करना है, पेपर लेने हैं छोटे छोटे। अभी जब पढ़ते हो ना, तो जैसे अभी तो पढ़ लिया आपने, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन मैंने आपको पढ़ा दिया, आपको समझ में आ गया, आपको चीजें सब पता चल गई, नाम पता चल गए। अब आपको क्या करना है, इनके शॉर्ट नोट्स अपने तरीके से बनाने। तो व्हाइट पेपर लो, ज्यादा महंगा खर्चा नहीं करना आपने, ज्यादा व्हाइट पेपर लेकर बिल्कुल ट्रिक स्टाइल में, सिंपल स्टाइल में एक एक पॉइंट को यहां लिख लो। इस तरह से वापस एज इट इज नहीं लिखना है, आपको जो समझ में आया उसको अपनी लैंग्वेज में लिख लो। और वो बिल्कुल आपके फाइल होने चाहिए डेट वाइज, टॉपिक वाइज। वो आपके काम आएंगे कब? जब पूरा कोर्स हो जाएगा, तीनों सब्जेक्ट, और अब क्या पढ़ें, रिवीजन, उस समय उनको पढ़ो आप। और उसके साथ फिर कोई चीज नहीं आए तो वापस थ्योरी से उसको मैच करो। वही आपके लास्ट टाइम में काम आएंगे और वही 100% परफेक्ट आपको आंसर दिलवाते हैं। नहीं तो रिवीजन भी पूरा नहीं हो पाता, इतनी किताबें, इतना मैटर हो जाता है। अभी तो मैं एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, फिर मिडिवल आएगी, फिर मॉडर्न आएगी, हिस्ट्री तब खत्म होगी, फिर ज्योग्राफी शुरू हो जाएगी। ज्योग्राफी आपने देखा ही था, इंडियन इतनी चली, वर्ल्ड भी चलेगी। फिर पॉलिटी शुरू हो जाएगी, इंग्लिश भी है आपके, मैथ्स भी है आपके, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायोलॉजी, डेटा ही डेटा इकट्ठा हो रहा है, डेटा ही डेटा। क्या आप सब रिवाइज कर लेते हैं कि 4-5 दिन में? नहीं होता। तो बेस्ट स्टाइल है, जो टॉपर्स हैं इस एमसीक्यू पैटर्न वाले, उन्होंने यही कहा है कि आप व्हाइट पेपर की एक रिम ले आओ, उस पे अपने अकॉर्डिंग अपने नोट्स बनाओ, जो आप समझ सकते हैं, दूसरा कोई नहीं समझ पाएगा उसको। और वो बिल्कुल फाइल करते जाओ टॉपिक वाइज, डेट वाइज, उसको फिर लास्ट में उसको दोहराते जाओ हर 5-7 दिन में, हर 5-7 दिन में। वही चीज आपको 100% याद रहेगी और उसमें कंफ्यूजन नहीं आएगा कभी। तो ये जरूर एक बात आप नोट कर लेना, एमसीक्यू पैटर्न के क्वेश्चन को पढ़ने की स्टाइल बिल्कुल अलग होती है, और उस दिन एग्जाम के प्रेशर को आप बिल्कुल फील करते हुए क्वेश्चन अटेंड करने की स्टाइल बहुत अलग होती है। कई लोग बिल्कुल फ्री जाते हैं, ज्यादा पढ़ते भी नहीं है और क्वेश्चन अटेंड कर जाते हैं, क्योंकि आंसर तो सामने है ना आपके, एबीसीडी में आंसर तो दिया हुआ है, आपको स्ट्रेस ही तो मैनेज करना है वहां पर। और कई लोग इतना ब्रिलियंट होकर आता हुआ आंसर भी क्या कराते हैं, रॉन्ग। तो यहां ये जो पैटर्न ऐसा है, इसलिए तो इसको एंट्रेंस एग्जामिनेशन में सब में डाला गया, कॉम्पिटिटिव। क्यों नहीं? इससे कितने एग्जाम्स होते हैं जिसमें सब में पैटर्न ये हो गया। पहले तो ऐसा पैटर्न होता ही नहीं था, पहले तो सब रिटर्न होता था, सब्जेक्टिव होता था। इसका मीनिंग यही है कि आप उस दिन एग्जाम के प्रेशर को, स्ट्रेस को कैसे मैनेज करके किस तरह से आंसर करते हैं, और आपका पढ़ा हुआ कितना आपको याद है, परफेक्ट फॉर्म में कितना याद है। तो ये आप एक्सपेरिमेंट करके देखना, इट विल हेल्प यू लॉट, है ना। अपने स्टाइल में उन व्हाइट पेपर पे बस छोटा छोटा लिखता जाओ, ट्रिक हो तो ट्रिक लिख दो, वो ट्रिक आपकी होगी, वो आपको याद रहेगी, और वो नोट्स फिर दूसरे के काम के नहीं होंगे। चलिए, एक्सकैवेटेड बाय अमलानंद घोष, बीबी लाल एंड थापर इन 1953। तो मैंने ये भी कहा है, हिस्ट्री में ईयर को याद करना है तो इनको जोड़ना पड़ेगा आपको। 53 में क्या हुआ था, 53 की बात करते हैं तो जरूरी नहीं कि 53 एग्जैक्ट ही हो, अगर उससे पहले 1 साल पहले की कोई घटना है तो उसको उससे जोड़ सकते हो आप। तो हम जोड़ सकते हैं, जनरल इलेक्शंस कब हुए थे इंडिया में सबसे पहली बार? 52 में हुए थे, 52 में, है ना। आम चुनाव कब हुए थे सबसे पहले भारत में? पहला आम चुनाव 52 में हुए थे, 1952। 53 में क्या हुआ, खोज हो गई।
तो 2 चीजें याद हो जाती है इससे और परफेक्ट हो जाते हैं हम अपने नॉलेज पे। लोकेशन कहाँ है? लोकेशन हनुमानगढ़ राजस्थान में है। रिवर कौन सी है? घग्गर रिवर है। और यह सूरतगढ़ और हनुमानगढ़ के बीच में आया हुआ है। कालीबंगा पीलीबंगा तहसील है, उसमें आया हुआ है कालीबंगा। तो ये तो सब ठीक है, आपने तो इतना याद रखना है। राजस्थान, डिस्ट्रिक्ट हनुमानगढ़, ऑन द बैंक ऑफ द रिवर घग्गर। अब यहां से क्या क्या मिला? तो एक तो मिलती है फायर अल्टर। फायर अल्टर कहते हैं अग्नि वेदिकाएं। क्या कहा जाता है इनको? अग्निकुंड, अग्नि वेदिकाएं। हवन करते थे जब वो बनाते हैं ना, वैसे ईंटों का, अग्नि वेदिका इसको यह बोला जाता है। कैमल बोन्स, ऊंटों की हड्डियों के अवशेष मिले हैं काफी सारे। और क्या मिले हैं? वुडन प्लो, लकड़ी का बना हुआ हल, जो हल बनता है ना वैसा, तो ये सब मिला है। और भी क्या कुछ मिला है? बहुत कुछ मिला है कालीबंगा से। पर अपने जो इसको देखते हैं तो एक तो कालीबंगा में नाम से आपको पता चलता है ब्लैक बैंगल्स, काली चूड़ियां। क्या मिली है? काली चूड़ियां बहुत सारी। और क्या मिले हैं? कालीबंगा जो था वो मैंने बता दिया, तीनों स्टेजेस को रिप्रेजेंट करता है हड़प्पा की। इसका जो बिल्डिंग थी वह कुछ इसमें ईंटों का काम काफी दिखता है। ये देख लीजिए, कच्ची ईंटें और पकी हुई ईंटें। कच्ची ईंटें ज्यादा है जबकि पकी हुई ईंटें कम है। पकी हुई ईंटें कहते हैं मिट्टी में जो ईंटें पकाई जाती है उनको। पकी हुई ईंटों का उपयोग कम है। यानी जो रॉ ब्रिक्स एंड बर्न्ड ब्रिक्स, उनके क्या हुए हैं? एप्लीकेशंस हुए हैं। घर बनाने में हुए हैं, अग्निकुंड बनाने में हुए हैं, कोई जल को रखना था तो उसके लिए बने हुए उसमें हुए हैं। और बरियल प्रोसेस में इस तरह से, अभी हमने जो फोटो देखा था उस तरह से क्या किया जाता था? दफनाया जाता था। क्या किया जाता था? दफनाया जाता था इस तरह से। ये कुछ फोटोग्राफ जो कालीबंगा का फेमस फोटोग्राफ है। बहुत सारे इस तरह के पॉटरी थी, जो प्लेन पॉटरी थी, यानी जो मृद भांड, मिट्टी के बर्तन मिलते हैं, गड़े हुए, कुछ भोजन पकाने के हुए, चूल्हे भी मिलते हैं काफी सारे। ठीक है, इसके बाद आ जाता है आपका, तो ये इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स थी कालीबंगा की। और भी अगर आप लिखना चाहते हैं तो मैं लिखवा, ज्यादा लिखने से मतलब नहीं है, क्वेश्चन इस पे ऐसे ही बनते हैं। नेक्स्ट आ जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट, लोथल। लोथल कई सारे क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं लोथल से, तो इसको भी हमें ध्यान रखना होगा। लोथल में से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। मैं इसको और उसमें एक दो चीजें और ऐड करवाना चाह रहा था, करवा देते हैं। लोथल कहाँ आया हुआ है? लोथल की बात करेंगे तो हम कहेंगे लोथल आया हुआ है भोगवा रिवर, अहमदाबाद, गुजरात। कहाँ आया हुआ है? भोगवा रिवर, अहमदाबाद, गुजरात। ठीक है, अब यहां से क्या मिलता है देखिए, फाइंडिंग्स। और किसने कहा इसका एक्सकवेशन किया, खुदाई किसने की थी? SR राव। किसने की थी? SR राव। राव में RAV भी लिखते हैं कुछ और RAU भी लिखते हैं। SR राव। So Lothal was an ancient port of Indus Valley civilization. लोथल क्या था? प्राचीनतम बंदरगाह था। अगर बंदरगाह का कहीं एविडेंस या प्रमाण मिलता है सबसे पुराना, तो वो क्या है? लोथल। तो ये था लोथल। इस तरह से देखिए, क्या ज्यादा दिखाई दे रही है यहाँ पर? बोट, नावें हैं। नावों से क्या होता था? इनका व्यापार चलता था, ट्रेड सारा इन लोथल से ही होता था। और ये अन्नागार और ये बिल्कुल यहाँ पास में ही बनाए जाते थे ताकि सामान सीधा इसमें जाकर रखा जा सके। लोकेशन अहमदाबाद, गुजरात, ऑन द बैंक ऑफ रिवर भोगवा, नियर गल्फ ऑफ कैम्बे। खंबात की खाड़ी के पास है। कहाँ है? खंबात की खाड़ी, गल्फ ऑफ कैम्बे, खंबात की खाड़ी। इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स क्या क्या मिलता है?
फर्स्ट मैन मेड पोर्ट, ये तो हो ही गया, बंदरगाह था। डॉकयार्ड, गोदीबाड़ा, हिंदी में कहते हैं इसको गोदीबाड़ा, डॉकयार्ड। और क्या कहते हैं, पत्तन नगर भी बोला जाता है हिंदी में, ध्यान रखना, इस नाम से भी क्वेश्चन आया हुआ है। और ये एज इट इज रोमन में भी लिख देते हैं, पत्तन नगर, एज इट इज रोमन में लिख देते हैं, पत्तन नगर। पोर्ट यानी बंदरगाह, डॉकयार्ड यानी गोदीबाड़ा, पत्तन नगर भी कहते थे। राइस हस्क मिली है यहाँ पर, जो चावल का जो दाना निकलता है उसके ऊपर ब्राउनिश कलर का उसका कवर होता है, छिलका होता है, उसको कहा जाता है चावल की भूसी या हस्क। हिंदी में हस्क, हिंदी में भूसी कहते हैं, इंग्लिश में उसको हस्क कहा जाता है। फायर अल्टार्स, वही अग्नि वेदिकाएं। चेस प्लेइंग के एविडेंस कि वहां पर चेस रही होगी, लोग अपना टाइम पास करते थे, शतरंज खेलते थे। ठीक है, और भी बहुत सारे एविडेंस है, और आप इसमें से कोई एक दो और इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूं। शेल ऑर्नामेंट मेकर्स एंड बीड मेकर्स शॉप्स, शेल ऑर्नामेंट एंड बीड, जो बीड्स होते हैं, बीड्स मेकर्स शॉप। ये भी यहां पर मिलती है। ठीक है, शेल ऑर्नामेंट यानी, शेल ऑर्नामेंट आप समझ गए, शेल ऑर्नामेंट क्या कल बताया था मैंने, किसके बने होते हैं? शेल यानी कवच। कल किसमें बात, बीड्स बताए थे। शेल कहते हैं, जैसे अगर आपने वो शंख देखा हुआ है, शंख बजाते हैं ना, तो शंख क्या है? एक मोलस्कन एनिमल है, आप पढ़ोगे जूलॉजी में बताएंगे आपको, नॉन कॉर्डेट होता है, उसमें से एनिमल निकल जाता है, वो शंख कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, वो पीछे रह जाता है। तो ये शेल है, कवच है। क्या है? कवच। तो शेल एनिमल, उसी के शेल के क्या बनते हैं? गहने। ज्यादातर ये कोस्टल एरिया जो इलाके वाले वो पहनते हैं इन गहनों को। और क्या बनाए थे? बीड मेकर्स शॉप। और क्या है देखिए, और देखिए एक दो पॉइंट और इसमें डाल देते हैं। फायर अल्टार्स लिख लिया हमने। टेराकोटा फिगराइन ऑफ ए हॉर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट। शेल ऑर्नामेंट्स एंड बीड्स मेकर्स शॉप्स। एंड देन यहां पर क्या मिला है? टेराकोटा फिगराइन ऑफ हॉर्स। अब देखिए, हॉर्स की बात यहां पर मैं करना चाहूंगा आपको, इसमें ये बताना था आपको, अगर क्वेश्चन आता है कि क्या घोड़े के अवशेष कहीं इस सिंधु घाटी सभ्यता में मिले थे क्या, घोड़े की हड्डियों के, हॉर्स के रिमेन्स, तो एक प्लेस, ओनली वन प्लेस है वहां से मिले थे, और वह प्लेस कौन सा है? सुरकोटड़ा। अभी आएगा शायद इसमें, सुरकोटड़ा। यह भी कहां था? गुजरात में। कहां था? इन गुजरात। क्योंकि हॉर्सेस का वहां काम ही नहीं था, ये ट्रेड करते थे, बाकी आराम से रहते थे। हॉर्सेस कहां रहेंगे जहां क्या होते हो? अटैक्स। हॉर्स किस काम में आते हैं? तो यहां इनका काम हिंसा नहीं था, वायलेंस बहुत कम थी। एक केवल मोहनजोदड़ो था जिसको जरूर वहां पर वो आर्यन ने, जब ये डिक्लाइन हुई, जब इसका एंड आ रहा था, तब अटैक हुआ था, तो वहां पर हीप बन जाता स्केलेटन का, इसलिए मृतकों का टीला कहते हैं, माउंड ऑफ डेड, है ना। बाकी जगह हॉर्स कहीं नहीं मिलते हैं ना, हॉर्स की जो बोन्स हैं उसके रिमेन्स मिलते हैं। एक इस प्लेस से जरूर मिले थे जो लास्ट में मिले थे। और दूसरा यहां से क्या मिलता है? टेराकोटा फिगराइन। ये केवल एक मिट्टी की बनी हुई मूर्ति है घोड़े की, जो लोथल से मिली है। टेराकोटा यानी पकी हुई मिट्टी, पकी हुई मिट्टी की बनी हुई घोड़े की मूर्ति, यानी किसी ने मूर्ति बना डाली। घोड़े को देखा होगा सुरकोटड़ा में, और सुरकोटड़ा भी क्या था? सुरकोटड़ा भी एक पोर्ट था। तो वहां पर किसी ने घोड़े को देख लिया होगा और उसकी क्या बना डाली? मूर्ति बना डाली मिट्टी की। वो कहां से मिली है? लोथल से। तो ये भी है टेराकोटा फिगराइन ऑफ ए हॉर्स। और इंपॉर्टेंट है इसमें डबल बरियल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। युग्मित शवदाह जिसको कहते हैं, डबल बरियल। हिंदी में कहेंगे युग्मित शवदाह।
और जो स्केलेटन जब देखे तो उससे पता चलता है कि वहां पर या एक तो मेल का स्केलेटन था और एक फीमेल का, युग्म में, कपल में दोनों को जलाया हुआ था। तो कोई मुझे ये क्वेश्चन पूछते हैं तो सर दूसरे अगर साथ नहीं डेथ हुई तो क्या जबरदस्ती मार के दफनाया क्या? तो ऐसा कुछ नहीं था, दोनों को साथ में ही, जब डेड बॉडी थी इसलिए दोनों को साथ में दफनाया गया। तो ये युग्मित शवदाह, मेल एंड फीमेल दोनों के का स्केलेटन यानी कंकाल मिलते हैं। ये सब लोथल से मिलता है। और क्या मिलता है लोथल से? जब यहाँ ट्रेड यहां से ही होता था, सारी चीजें यहां से यहां लाई जाती थी, तो यहां से मिले हैं मेजरमेंट की यूनिट्स, मापने की, बाट तोल, माप के देंगे ना कोई चीज, तोल के देंगे ना चीज, तो इकाई उसकी यूनिट्स मिली है कि किन किन में मापा जाता था। स्केल्स नहीं होते थे, पैमाने नहीं थे, स्केल्स तो नहीं मिला है, मिट्टी का एक जरूर मिला है कुछ लिखा हुआ, जो मिट्टी वाला ऐसे बनाकर वो देते थे। बाकी सारी यूनिट्स मिली है, वो भी उस स्टीएटाइट की या सेल खड़ी की बनती थी। स्टीएटाइट कहते हैं सेल खड़ी को। सेल खड़ी अगर आप ऐसा समझ लीजिए, जिप्सम मिली हुई मुल्तानी मिट्टी होती है ना, मुल्तानी मिट्टी जानते हो? यस सर। क्या होती है मुल्तानी मिट्टी? मुंह पे लगाते हैं। यस, मैट, हाँ, उसमें जिप्सम मिला दो आप, तो जिप्सम ज्यादा होता है इसमें। वैसे एग्जैक्ट मुल्तानी मिट्टी नहीं होती है, उसको कहते थे सेल खड़ी। क्यों? क्योंकि यह बाड़मेर और जैसलमेर में आज भी ज्यादा मिलती है। और ये भी तो इलाका वही था, सिंध और सारा गुजरात और बाड़मेर जैसलमेर बॉर्डर भी तो है पूरा। तो यहाँ से बहुत सारी सेल खड़ी से बनी हुई मुहरे और ये जो हमारी बाट तोल की इकाइयां, मापने की मेजरमेंट्स यूनिट्स, और साथ में एक स्केल जो मिट्टी का बना हुआ था उसमें सेल खड़ी कम थी, वह भी मिलता है। तो ये भी हमें लोथल से ही मिलते हैं। और कोई इंपॉर्टेंट इसमें देखिए, पर्शियन सील मिली है, ईरानियन सील मिली है, मेसोपोटामियन सील मिली है। इसका मतलब क्या था? ट्रेड होता था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, व्यापार होता था। तो तभी तो मिलेगी। वहां की जो मोहर है यहाँ कैसे पहुंची? व्यापार के थ्रू ही आई होगी। तो इस तरह से ये सारी चीजें कहां से मिली है? लोथल से। और ये एक बहुत बड़ा ट्रेड पॉइंट था, क्योंकि यह क्या था? पोर्ट था, बंदरगाह था, जहां से नावें जाती थी। देख रहे हो आप फोटो में नावें जा रही है, ये लोथल का फिगर एग्जैक्ट बताया है, हालांकि ये बाद में बनाया हुआ है पोर्ट्रेट। इसके बाद आता है नेक्स्ट आपके सुरकोटड़ा। जब भी मैंने बताया था क्या मिला यहाँ से, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना यहाँ पर। और एमसीक्यू स्टाइल में पढ़ते हुए आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। तो आप खुद सोचोगे कि क्वेश्चन कहां से बनेगा, क्वेश्चन कौन सा बनेगा। तो सुरकोटड़ा एक्सकेवेटेड बाय जगपति जोशी। इसकी खुदाई का कार्य किसने किया था? जगपति जोशी ने किया था। 1946 में किया था। 46 में कौन सी घटना है जल्दी से बता दो भारत की? क्या हुआ था, क्या आया था? थोड़ा सा गड़बड़ कर गए। कौन सा मिशन? कैबिनेट मिशन। कौन सा आया? कैबिनेट मिशन। क्रिप्स आता है 42 में और फेल होके चला जाता है। 46 में आता है कैबिनेट। उसमें वापस वो एक मेंबर जो होते हैं वो क्रिप्स ही होते हैं, स्टेफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, तो इसको लिंक कर दिया हमने कि कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। क्यों? इसका इंपॉर्टेंस क्या है इतना कैबिनेट मिशन का? क्यों है वो इतना इंपॉर्टेंट? क्यों है वो कैबिनेट मिशन? उसने क्या कुछ दिया था? कुछ बता के गया या क्या ही ऐसे ही कोई गप्पे मार के चला गया? नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उसी ने सूत्र दिया था कि भारत छोड़ो, भारत छोड़ो तो बहुत हो गया है, लो छोड़ दिया भारत, अब क्या करोगे? नियम का आप चलाओ, इतने बड़े देश को चलाओ फिर। तो कैबिनेट मिशन ने यह संस्तुति या उसकी रिकमेंडेशन थी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाइए। क्या बनाइए? संविधान सभा। ये किसने आइडिया दिया था? कैबिनेट मिशन ने, जिसमें 3 मेंबर आए थे, जिसके लीडर थे पैट्रिक लॉरेंस, साथ में थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, और तीसरे मेंबर थे एबी अलेक्जेंडर। ये कहलाता है कैबिनेट मिशन। उसको जोड़ दिया हमने इससे। 46 में आया था वो भारत में। और 46 में जगपति जोशी ने किसकी खुदाई में कौन सा साइट मिली थी उसको? सुरकोटड़ा। कहाँ है? कच्छ, गुजरात। रिवर नहीं है यहाँ आसपास ज्यादा। कच्छ गुजरात में इस तरह का सूखा हुआ एरिया है।
यहां से घोड़ों की हड्डियों के क्या मिले हैं? अवशेष मिले हैं। ये कोई बाद का ही फोटो लगाया हुआ है, वैसा नहीं था, फिर भी टू शो पिक्टोग्राफिकली थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए लगा दिया। सो इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स, बीड्स मिले हैं मन के, वही रंग बिरंगे पत्थर जिनको कहते हैं कलर्ड स्टोन्स, और साथ में बोन्स ऑफ हॉर्सेस। चलिए बढ़ते हैं एक और नेक्स्ट साइट पर, बनावली। नेक्स्ट साइट है बनावली। बनावली है हरियाणा में, हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में। एक्सकेवेटेड बाय रविंद्र सिंह बिष्ट। इसकी खुदाई का कार्य किसने किया था? रविंद्र सिंह बिष्ट ने। और यह हिसार हरियाणा में है। रिवर नहीं है यहां पर भी, बहुत कम रिवर हरियाणा में, वैसे भी ज्यादा रिवर्स नहीं है। यहां से यह मिला है, ये क्या दिखता है आपको? कुआं, वेल। कुआं दिख रहा है, ये ईंटों का बना हुआ पूरा, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स, बीड्स, बैरले, जौ के दाने मिले यहां से। एविडेंस ऑफ बोथ प्री हड़प्पन एंड हड़प्पन कल्चर, ये भी इंपॉर्टेंट। प्री हड़प्पन एंड हड़प्पन कल्चर। एक और चीज मिली, और लिख लीजिए, टॉय प्लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये बनावली से मिला, ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। खिलौना हल, टॉय प्लफ, ये मिला है। खिलौना हल, इसका मतलब हल तो देखा होगा उन्होंने, तभी उसका खिलौना बनाया होगा कि हल ऐसा होता है। और क्या मिलता है? और एक और था इंपॉर्टेंट बनावली से, क्ले फिगर्स ऑफ मदर गॉडेस। मिट्टी की बनी हुई मातृ देवी की मूर्ति। क्ले फिगर्स ऑफ मदर गॉडेस। क्ले फिगर ऑफ मदर गॉडेस, मिट्टी की बनी हुई मातृ देवी की मूर्ति। अच्छा, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो, और मैं अभी करेक्टरिस्टिक्स लिखवाऊंगा तो उसमें बताऊंगा, आपको बताया भी था मैंने। यहां समाज कैसा था? मात्र सत्तात्मक, मैट्रियार्कल सिस्टम। यानी घर का मुखिया कौन होगा? लेडी, फीमेल, महिला, पुरुष नहीं होगा। मात्र सत्तात्मक, यानी सत्ता किसकी है? महिलाओं की। और जैसे भामाशाह कार्ड बनता है, किसके नाम से बनता है? महिलाओं के नाम से बनता है। यानी घर का मुखिया उसमें किसको बनाया जाता है? महिला को बनाया जाता है। और यहां पर देवताओं में भी जो थी वह कौन थी? मदर गॉडेस, मातृ देवी। सबसे ज्यादा उसी की पूजा होती थी। एक ऐसा फिगर मिला, एक चित्र मिला है जिसमें वॉम्ब से, जो मदर का वॉम्ब होता है, क्या कहते हैं हम उसको? गर्भ से एक ट्री को निकलते हुए दिखाया, पेड़ को निकलते हुए। पेड़ पूरा डेवलप हो रहा है। दैट मीन्स उससे क्या आइडिया लगता है? उससे आइडिया ये लगाया जाता है कि उर्वरा की देवी, फर्टिलिटी कौन होगी? मदर होगी हमेशा। तो इसीलिए मदर गॉडेस को इंपॉर्टेंस दी जाती थी। टॉय प्लो, ये भी मिला है, क्ले फिगर ऑफ मदर गॉडेस। और यहां बनावली से एक और इंपॉर्टेंट है, हाँ, यहां एक तो सिस्टमेटिक ड्रेनेज सिस्टम नहीं था, लैक ऑफ सिस्टमेटिक ड्रेनेज सिस्टम, लैक ऑफ सिस्टमेटिक ड्रेनेज सिस्टम। सिस्टमेटिक ड्रेनेज सिस्टम मींस क्या होता है? जो जल निकासी प्रणाली होती है ना, वो यहां पर नहीं थी। बाकी मोहनजोदड़ो में बहुत शानदार थी, विथ प्लान था, एवन जो घरों का पैटर्न है वो भी वैसा था, बिल्कुल ग्रिड सिस्टम पे था। लेकिन यहां पर जो ड्रेनेज सिस्टम था वो बिल्कुल सिस्टमेटिक नहीं था, क्योंकि हरियाणा में ऐसा ही है। तो याद रखने का तरीका है, हरियाणा में कल्चर के नाम पर एग्रीकल्चर,
वहाँ क्या चलता है? एग्रीकल्चर। सबसे ज्यादा फसलें होती है और भैंसें होती है। आप बिलीव करोगे हमारा ग्लास इतना होता है, हमारा जो पानी पीने का ग्लास तो इतना होता है, और पंजाब हरियाणा में ग्लास होते हैं ये। मैं सुबह सुबह ब्रेकफास्ट पे बैठे एक रेस्टोरेंट के बीच में, हाईवे में पे कोई ढाबा था, अब चाय मंगा दी, चाय भर के ले आया। मैंने कहा मुझे पीनी है भाई साहब, घर थोड़ी ले जानी। लस्सी भी वो इतना ही पीते हैं सुबह सुबह। अपने को तो इतनी लस्सी पिला दी सुबह तो फिर पूरे दिन नींद आए। और वो कहते हैं कि इसको पीने से तो हम क्या और फ्रेश होकर काम करते हैं। अलग अलग कल्चर है, क्लाइमेटिक सिस्टम। तो लैक ऑफ सिस्टमेटिक ड्रेनेज सिस्टम इन बनावली, हरियाणा, हिसार। यहाँ का हिसार का एग्रीकल्चर बहुत फेमस है। हिसार की बहुत बड़ी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है इंडिया में। नेक्स्ट, धोलावीरा। अब ये क्वेश्चन सीडीएस में पूछा है इस बार, लास्ट 2 डेज में ही मैंने उनको लिखवाया था। आपको भी पता है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है बहुत अच्छा। इस साइट को अभी किस में इंक्लूड किया गया? वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, विश्व विरासत स्थल में। कौन करता है? यूनेस्को। कौन करता है? यूनेस्को। तो ये क्वेश्चन सीडीएस में आया था, हो सकता है अगली बार आपके आ जाए। यह करंट अफेयर्स के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है और साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन में के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट थी, यह धौलावीरा, यह जो जितने भी साइट हैं उनमें सबसे न्यू साइट है, जिसका एक्सकेवेशन किया गया, जिसकी खुदाई का कार्य किया गया। किसने किया? रविंद्र सिंह बिष्ट अलॉन्ग विद जेपी जोशी यानी जगपति जोशी एंड रविंद्र सिंह इन 1974। इसके कई फेज थे, ये तो एक लाइन लिखी है मैंने। इसके 3 फेज थे। अभी और बीच में एक और काम चला था, जो चला था 1989 टू 91, और अभी और चल रहा है काम प्रेजेंटली, क्योंकि यूनेस्को ने तो अभी डाला है। यूनेस्को ने क्यों डाला? वहां का इंपॉर्टेंस समझा, वहां यूनेस्को की टीम वहां गई है धौलावीरा। लोकेशन कहां है? रण ऑफ कच्छ, कच्छ के रण में, गुजरात। और एग्जैक्ट लोकेशन अगर है तो वह बताई जाती है। कुछ लोग मैंने सैनिक स्कूल में जैसे ही बोला तो उन्होंने बता दिया था आंसर कि बचाऊ तालुका, जहाँ कि एक बार जेठालाल पहुंच गया था ऊंट पे बैठा बैठा। बचाऊ, ये बचाऊ तालुका एग्जैक्ट कच्छ का रण में, वहां पर है ये धौलावीरा। वो एक सीरियल आता है ना तारक मेहता वाला, उसमें था। तो ये वही बचाऊ तालुका है जो गुजरात में रण ऑफ कच्छ में है। वहां पर मिली है ये न्यू साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसका नाम है धौलावीरा। बिल्कुल इस तरह के बहुत सारे प्लेसेस मिले हैं। अब वहां से क्या क्या मिला है फाइंडिंग्स में देखिए। एक तो वाटर हार्नेसिंग सिस्टम एंड वाटर रिजर्वायर, यानी जलाशय। क्या मिला? जलाशय। डैम कहते हैं ना, बांध कहते हैं ना, बांध, वह मिला। और क्या मिला? एक बहुत बड़ा स्टेडियम। क्या मिला? स्टेडियम। स्टेडियम में जो सीढ़ियां से नीचे जाना होता था, नीचे था वो स्टेडियम थोड़ा, और वहां पर सारे गेम्स वगैरह हुआ करते थे। ब्रिक्स का बना हुआ है, ईंटों का बना हुआ है। यह साइट है धौलावीरा, और 2-3 फेजेस में इसकी कंटिन्यूस एक्सकेवेशन चल रही है, अभी भी चल रही है। जो 69 to 74 फर्स्ट फेज में चली, सेकंड फेज ये था, और थर्ड फेज अभी भी चल रहा है। धौलावीरा में अगर और कोई पॉइंट लिखना चाहते हो तो लिखिए। वाटर हार्नेसिंग सिस्टम हो गया, एंड इस स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम आ गया, और लार्ज वेल, एक बहुत बड़ा कुआं मिला है वहां पर भी, और लार्ज वेल। ये तो सब वाटर से रिलेटेड। वाटर रिजर्वायर, इतने ज्यादा वाटर हार्नेसिंग सिस्टम, वेल क्यों था? क्योंकि यहाँ कहीं पर भी, एक तो रन ऑफ कच्छ है, बारिश नहीं होती है ज्यादा, दूसरा चार्ज नहीं है, पानी अंडरग्राउंड वाटर भी नहीं है, बहुत कम है, सूखा एरिया है। अभी आपके एनडीए में ही क्वेश्चन आया ना, ये क्वेश्चन एनडीए में ही था ना, एनडीए में था या सीडीएस में था, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। सीडीएस में था। उसमें ये पूछा था कि ड्रॉट प्रोन एरिया अगर है कोई और गवर्नमेंट उसके लिए कोई स्कीम करना चाहती है
तो वह एरिया इंडिया में कौन सा होगा? 4 ऑप्शन दिए हुए थे। उन 4 ऑप्शन में था, पहला था नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्वी राज्य भारत के। ड्रॉट प्रोन मतलब सूखा संभावित क्षेत्र। अगर गवर्नमेंट कोई स्कीम करना चाह रही है तो वह इन 4 में से किस कहां पर करेगी या स्कीम कहां पर लागू करेगी? पहला ऑप्शन था नॉर्थ ईस्ट, दूसरा ऑप्शन था ईस्टर्न कोस्टल रीजन, पूर्वी तटीय जो क्षेत्र है पूरा, ये आंध्र वाला, तमिलनाडु वाला। तीसरा ऑप्शन था उसमें नॉर्थ ईस्टर्न आ गया, ईस्टर्न कोस्टल आ गया। तीसरा ऑप्शन रन ऑफ कच्छ था और चौथा ऑप्शन था उसमें गैंजेटिक प्लेन्स, गंगा के मैदान। तो सीधा आंसर सूखा संभावित क्षेत्र, क्योंकि बाकी तीनों में फुल बारिश होती है। गंगा के मैदानों में तो बारिश होती है, तभी इतनी अच्छी फसल होती है यूपी में। तो सीधा आंसर क्या था? रन ऑफ कच्छ, जहां सूखा संभावित क्षेत्र। इसीलिए यहां पर वाटर हार्नेसिंग सिस्टम, वाटर रिजर्वेयर, लार्ज वेल, पानी से रिलेटेड बहुत सारी चीजें थी, तो स्टोरेज करती थी। और क्या मिला यहां से धौलावीरा में? लार्जेस्ट हड़प्पन इंस्क्रिप्शन यूज्ड फॉर सिविक पर्पसेस। लार्जेस्ट हड़प्पन इंस्क्रिप्शन, ये मिला। क्या चीज है ये? और कहीं नहीं मिलती है पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन में। एक अभिलेख मिला है, इंस्क्रिप्शन मिला है, हड़प्पा का अभिलेख, जो उसको हर कोई पढ़कर, यानी सिविक पर्पस से था वो, उसको पढ़कर सब कुछ आइडिया लग सकता था। वह भी मिला है यहाँ से। स्टेडियम मैंने लिखवाई दिया, स्टेडियम मिला है ना, स्टेडियम लिख लेना है। ये है धौलावीरा। और जोड़ देना लास्ट में, यूनेस्को ने इसी ईयर में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया है। विश्व विरासत स्थल में यूनेस्को ने इसे सम्मिलित कर लिया है। भारत का एक और जो साइट है उसे यूनेस्को द्वारा इसे विश्व विरासत स्थल में, यानी यूनेस्को इंक्लूड दिस धौलावीरा साइट इनटू वर्ल्ड हेरिटेज साइट। धरोहर है ये, विरासत है ये, हेरिटेज है, उसको हेरिटेज का स्टेटस दे दिया है धौलावीरा को। और जो 6 बड़े नगर मिलते हैं उनमें से एक ये मिलता है। बड़े मतलब जिसका एरिया ज्यादा है। तो सबसे पहला तो हो गया मोहनजोदड़ो, जिसका एरिया सबसे ज्यादा था। धौलावीरा एक है, बनावली है, राखीगढ़ी है, हरियाणा के 2 हो गए उसमें। तो इस तरह से 6 बड़े सिटीज इसमें मिलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में। सो दैट इज ऑल अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसके बाद क्या आता है एक बार देख लेते हैं। इसके बाद कुछ फेजेस की बात आएगी, वही प्री, अर्ली, मैच्योर और लेट हड़प्पन फेजेस। तो ये तो मैंने बताया हुआ है। इसके बाद आता है आपका कुछ और कि सेलिएंट फीचर्स क्या क्या थे, तो उन फीचर्स की बात करेंगे हम। यदि आपको पता हो तो ये निशान तो आप जानते होंगे ना, जो दिवाली पे बहुत बनाया होगा। स्वस्तिक का जो साइन है यह भी किसकी देन है? सिंधु वासियों, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने दिया था फर्स्ट ऑफ ऑल। ये उनके बना घरों के आगे ये बनाया हुआ मिलता है स्वस्तिक। क्या बोला जाता है इसको? स्वस्तिक। इंग्लिश में भी सेम, स्वस्तिक सिंबल या साइन। सी भी लिखा जाता है, कुछ के भी लिखता है, कुछ भी लिख दो, स्वस्तिक। अपन क्या कहते हैं इसको? साख्या, साख्य। तो ये भी इन्होंने दिया था सबसे पहले। और इनकी लिपि की बात हम कल्चर में करेंगे आगे, ठीक है। इनकी लिपि कैसी थी वो भी बात करेंगे। स्क्रिप्ट जिसको कहा जाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम समझ नहीं पाए अभी तक। बुस्ट्रेफेदोन है। क्या मतलब होता है बुस्ट्रेफेदोन का? राइट हैंड यानी दाएं से बाएं लिखी जाती थी उर्दू, और फिर वापस यहाँ एंड हो जाएगा, तो यहां से वापस यहीं से शुरू होगी, फिर ऐसे आएगी, फिर यहां से वापस ऐसे आएगी। दैट मीन इन स्पाइरल शेप। कैसी शेप?
सर्पिलाकार, बूस्टेफेदॉन क्योंकि इस साइड से इस साइड में जाती थी, और इस लिपि को एक और स्क्रिप्ट को एक और नाम दिया जाता है, इसको गोमूत्र लिपि भी कहा जाता है। ठीक है, बहुत सारे नाम है। जैसे चंपू जो वेद था, वैसे वैसे इसको भी बहुत सारे नामों से पुकारा जाता है। तो ये 3 तरह के नाम है इसकी स्क्रिप्ट के। इसकी स्क्रिप्ट भाव चित्रात्मक थी। क्या थी? भाव चित्रात्मक, यानी इसकी लिपि में, अभी वो एक आपने फोटो देखा था, उसमें फिश दिख रही थी ना, यानी उसमें चित्र भी थे और क्या थे, जो लिखावट है उसमें भाव भी, इमोशंस भी, उससे पहचाना जाता है। इंग्लिश में इसको कहा जाता है पिक्टोग्राफिक। द स्क्रिप्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज पिक्टोग्राफिक इन नेचर। ठीक है, और बूस्टेफेदॉन इन राइटिंग स्टाइल, स्पाइरल शेप। ये 3 चीजें याद रखनी है। ओके, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चनर बनता है इसमें, इसके क्वेश्चन आंसर हम करते हैं, ये टॉपिक एंड हो जाता है उसके बाद, राइट, ताकि आइडिया और अच्छा हो जाएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन है। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडेज क्लास। आई थिंक इट इज क्लियर. Various sites are very important, so focus on these sites.